नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पहली बार भारत आने वाले हैं। किस महीने और किस तारीख को फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन भारत ने इतना साफ कर दिया है कि बालेन शाह को भारत आने का न्योता दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली आने से पहले काठमांडू में बालेन शाह ने एक ऐसी मुलाकात की है जिसने इस दौरे को लेकर दिलचस्पी और बढ़ा दी है। सिंह दरबार में बालेन शाह ने भारत के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव से करीब 45 मिनट तक 1-to-1 मुलाकात की। सिंह दरबार नेपाल की वही जगह है जहां प्रधानमंत्री और सरकार का कामकाज चलता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी विदेशी एम्बेसडर के साथ बालेन शाह की ये पहली 1-to-1 मीटिंग थी। तो क्या भारत बालेन शाह की फॉरेन पॉलिसी में खास जगह लेने जा रहा है? क्या पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चुनना सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बड़ा मैसेज भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दौरे में करीब 200 साल पुराने भारत नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट पर भी बात होगी? क्योंकि कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का विवाद आज भी दोनों देशों के रिश्तों का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। तो बालेन शाह भारत क्यों आ रहे हैं, उनके एजेंडे में क्या होगा और क्या ये दौरा भारत नेपाल रिश्तों में कोई नई शुरुआत कर सकता है, सब समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बालेन शाह की पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चुना जाना इतना अहम क्यों है। नेपाल में आमतौर पर नया प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआती विदेश यात्राओं में भारत या चीन को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी वजह साफ है, नेपाल के दोनों बड़े पड़ोसी हैं। दोनों के साथ नेपाल के गहरे आर्थिक, राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं। हालांकि हर प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को एक ही तरह से नहीं निभाया। 2008 में पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड ने भारत से पहले चीन का दौरा किया था। 2024 में केपी शर्मा ओली ने भी चीन को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुना था। लेकिन बालेन शाह ने अब तक न भारत का दौरा किया और न चीन का, यानी प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने से ज़्यादा वक्त बाद अब उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की तरफ होने जा रही है। और यहाँ एक बात और समझनी होगी, बालेन शाह की राजनीति नेपाल की पुरानी राजनीति से काफ़ी अलग है। वो किसी स्थापित राजनीतिक परिवार या पारंपरिक राजनीतिक दल से निकलकर प्रधानमंत्री नहीं बने। वो रैपर रहे, इंजीनियर रहे, फिर काठमांडू के मेयर बने और अब प्रधानमंत्री हैं। मार्च 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीती। इसके बाद 35 साल के बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने। यानी नेपाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली, सत्ता में एक नई राजनीतिक पीढ़ी आई और उस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बालेन शाह है। उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा पुराने राजनीतिक सिस्टम से दूरी, बदलाव और जवाबदेही के वादे पर टिका रहा है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ लोकप्रियता और राजनीतिक इमेज से काम नहीं चलता। यहाँ पड़ोसी हैं, पुराने रिश्ते हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, सुरक्षा के सवाल हैं और ऐसे विवाद हैं जिनकी उम्र किसी एक सरकार से कहीं ज़्यादा होती है। भारत नेपाल रिश्ता ऐसा ही एक रिश्ता रहा है। अब इसी को समझने के लिए बालेन शाह की उस मुलाकात पर वापस आइए जो भारत आने से ठीक पहले हुई है। सिंह दरबार में बालेन शाह ने भारत के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव से करीब 45 मिनट तक 1-to-1 मुलाकात की। दोनों के बीच भारत नेपाल बायलैटरल रिलेशन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, आपसी हित और सहयोग के दूसरे मुद्दों पर बातचीत हुई। नवीन श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बालेन शाह को शुभकामनाएं भी दी। वहीं बालेन शाह ने भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक रिश्तों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। अब सवाल है कि इस मुलाकात में ऐसा क्या खास है। दरअसल प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती दौर में बालेन शाह विदेशी एम्बेसडर्स और दूसरे वरिष्ठ विदेशी अधिकारियों के साथ 1-to-1 मुलाकात से दूरी बनाए हुए थे। वो ग्रुप मीटिंग्स में को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। अब ये तरीका बदलता दिखाई दे रहा है और भारत के एम्बेसडर के साथ 1-to-1 मुलाकात उसी बदलाव का एक अहम संकेत है। भारत ने बालेन शाह को भारत आने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये निमंत्रण उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया गया था। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भी कहा था कि बालेन शाह ने भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद शिशिर खनाल खुद भारत आए और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच विकास परियोजनाओं, आपसी रिश्तों और सहयोग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद शिशिर खनाल चीन भी गए, यानी काठमांडू की तरफ से शुरुआत से ही ये संकेत मिलता रहा है कि नेपाल भारत और चीन दोनों के साथ रिश्तों को बैलेंस करके चलना चाहता है। लेकिन भारत का महत्व नेपाल के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो सरकारों के बीच का रिश्ता नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, लोगों की आवाजाही है, ट्रेड है, रोजगार है, बिजली और एनर्जी को लेकर सहयोग है, सड़क और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी हैं और इसके साथ सदियों पुराने सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए ये रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है,
रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव पैदा होता है तो उसका असर सिर्फ सरकारों तक नहीं रहता। नेपाल के लिए भारत एक बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, समुद्र तक पहुंच के लिए भी भारत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भारत के लिए नेपाल की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। हिमालयी क्षेत्र में नेपाल की स्थिति भारत की सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और पूरे इलाके की स्ट्रेटेजिक स्थिरता से जुड़ी है। यानी दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन इसी रिश्ते के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार वापस आता है, सीमा का विवाद। इसकी जड़ करीब 200 साल पुराने इतिहास में है। 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एंग्लो नेपाल वॉर हुआ। युद्ध खत्म हुआ और 4 मार्च 1816 को सुगौली ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के तहत काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा से जोड़ा गया। लेकिन आगे चलकर असली विवाद इस बात पर खड़ा हुआ कि काली नदी का वास्तविक उद्गम कहाँ है और सीमा किस जगह से तय मानी जाए। यहीं से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का विवाद जुड़ता है। भारत इन इलाकों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है। नेपाल इन्हें अपने सुदूर पश्चिम प्रांत के दार्चुला जिले का हिस्सा बताता है। फिलहाल इन इलाकों पर भारत का प्रशासनिक कंट्रोल है, लेकिन नेपाल इन पर अपना दावा लगातार रखता है। इसके अलावा सुस्ता भी दोनों देशों के बीच विवादित इलाकों में शामिल है। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। सुस्ता के पास नारायणी यानी गंडक नदी बहती है। समय के साथ नदी का बहाव बदला और नदी के बहाव में बदलाव के साथ सीमा की पहचान को लेकर विवाद पैदा हुआ। यानी एक तरफ काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का विवाद ऐतिहासिक दस्तावेजों और काली नदी के उद्गम की व्याख्या से जुड़ा है। दूसरी तरफ सुस्ता का मामला नदी के बदलते बहाव से जुड़ा है। अब सवाल कि अगर ये विवाद इतना पुराना है तो हाल के वर्षों में इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा कैसे बन गया? इसके लिए 2019 और 2020 को समझना होगा। नवंबर 2019 में भारत ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। उसका कहना था कि नक्शे में काला पानी को भारत के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। भारत ने नेपाल के इस दावे को स्वीकार नहीं किया। इसके कुछ महीने बाद 8 मई 2020 को भारत ने धारचूला लिपुलेख रोड का उद्घाटन किया। करीब 80 किलोमीटर लंबी यह सड़क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में घटियाबगढ़ के लिपुलेख दर्रे तक जाती है। नेपाल ने इस पर भी आपत्ति जताई। उसका कहना था कि सड़क उसके दावे वाले इलाके से होकर गुजरती है। भारत का साफ कहना था कि सड़क भारतीय क्षेत्र में बनाई गई है। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। 20 मई 2020 को नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। जून 2020 में नेपाल की संसद ने संविधान संशोधन के जरिए इस नए नक्शे को राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया। भारत ने नेपाल के इन दावों को स्वीकार नहीं किया। यानी 2019-2020 के बाद सीमा विवाद सिर्फ एक टेक्निकल बाउंड्री इशू नहीं रहा, ये दोनों देशों के बीच बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इशू बन गया। तो क्या भारत और नेपाल ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की? ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों देशों ने सीमा को स्पष्ट करने और विवादित हिस्सों को सुलझाने के लिए कई स्तरों पर काम किया है। 1981 में भारत और नेपाल ने ज्वाइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी बनाई। इसका काम था दोनों देशों की सीमा का ज्वाइंट सर्वे करना। कई साल तक ये काम चलता रहा। 2007 तक दोनों देशों की सीमा के करीब 98% हिस्से के स्ट्रिप मैप तैयार किए जा चुके थे। यानी सीमा का बड़ा हिस्सा टेक्निकल लेवल पर क्लियर हो गया था। लेकिन दिक्कत वहीं रह गई जहां मामला सबसे ज़्यादा संवेदनशील था। काला पानी और सुस्ता जैसे डिस्प्यूटेड एरियाज पर सहमति नहीं बन सकी। यानी नक्शे बनाना आसान था, लेकिन जिन इलाकों पर दोनों देशों के दावे टकरा रहे थे वहां राजनीतिक सहमति चाहिए थी और वही नहीं बन पाई। इसके बाद भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का दौरा किया। इसी दौरान बाउंड्री से जुड़े टेक्निकल काम को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके बाद बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के जरिए टेक्निकल लेवल पर काम आगे बढ़ाया गया। लेकिन काला पानी और सुस्ता जैसे विवादित इलाकों पर फाइनल पॉलिटिकल सेटलमेंट आज तक नहीं निकल पाया है। अब यहीं से बालन शाह की भारत यात्रा अहम हो जाती है, क्योंकि बालन शाह खुद सीमा विवाद को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। नेपाल की संसद में उन्होंने कहा था कि नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण सिर्फ भारत की तरफ से नहीं हुआ है। इस बयान को सिर्फ एक लाइन के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। बालन शाह की राजनीति में नेपाल के राष्ट्रीय हित और बराबरी की आवाज पर काफी जोर रहा है। इसलिए भारत दौरे में सीमा का मुद्दा उठाना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बालन शाह भारत सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते की पूरी तस्वीर इससे कहीं बड़ी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इसलिए बालन शाह के एजेंडे में विकास, बिजली, ट्रेड, कनेक्टिविटी और दूसरे बायलैटरल मुद्दे भी अहम हो सकते हैं। और फिर आता है चीन का फैक्टर। नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ भारत नेपाल रिश्ते के चश्मे से देखना अधूरा होगा। नेपाल का दूसरा बड़ा पड़ोसी चीन है। बालन शाह ने भारत के एम्बेसडर से 1-to-1 मुलाकात की। उसी दिन चीन के एम्बेसडर से भी मुलाकात की। इसका मतलब साफ तौर पर किसी एक देश के साथ खड़े होने का फैसला मान लेना जल्दबाजी होगी।
नेपाल लंबे समय से भारत और चीन दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करता रहा है। बालन शाह के सामने भी यही चुनौती है। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं, चीन के साथ भी रिश्ते संभालने हैं और दोनों के बीच नेपाल के अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखना है। यही उनकी फॉरेन पॉलिसी का असली टेस्ट भी होगा, क्योंकि जिस राजनीति के सहारे वो सत्ता में पहुंचे वो जेनजी आंदोलन, पुराने राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ नाराजगी और बदलाव के वादे पर खड़ी हुई थी। अब वही बालन शाह जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के टेबल पर बैठेंगे तो वहाँ नारों से ज़्यादा काम आएगा संतुलन। ये देखना होगा कि दिल्ली में बालन शाह क्या मांग रखते हैं, भारत क्या जवाब देता है और सबसे अहम, क्या बालन शाह भारत के साथ रिश्तों में एक नया अध्याय खोल पाते हैं। क्योंकि इस पूरे दौरे में तस्वीरें तो आएंगी, हाथ मिलेंगे, बयान भी होंगे, लेकिन असली कहानी उन फैसलों में होगी जो बंद कमरे की बातचीत के बाहर लिए जाएंगे। जो भी होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। जब तारीख क्लियर होगी, जो बातचीत होगी, सब आप तक हम पहुंचाएंगे। इस कॉपी को लिखा था हमारे साथी सूफियान ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।